नमस्कार आप सभी का चाणक्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 67 बीपीएससी को लेकर के क्रैश कोर्स चला रहे हैं जो मुख्य परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि हम लोगों ने इस परीक्षा को दी है, इस परीक्षा को पास किया है और उस रणनीति को जानते हैं कि कैसे ये एग्जाम निकलेगा। ये सब चीज याद रखिएगा कि आप जो सिविल सेवा का परीक्षा दे रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स देंगे 68 या 67 का मेंस दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे, ये तो 67 स्पेशली है। ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज से नहीं निकलता है, ये एग्जाम स्ट्रैटेजी से निकलता है। 16-17 बार मैं भी फेल हुआ हूं। कई बार फेल्यूर से यह भी पता लगा कि नॉलेज बहुत होना यह भी आपके लिए घातक है, नॉलेज कम होना यह भी घातक है। तो एक नॉलेज का बैलेंस बना के रखिए जितना रिक्वायरमेंट है। मामला है कि उस नॉलेज को एग्जाम में रिप्रेजेंट करना। तो इस क्रैश कोर्स के माध्यम से जो अभी तक हिस्ट्री के कुछ वीडियोस आए हैं, पॉलिटी हो रहा है, इकोनॉमिक्स हो रहा है, आपको यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एक्चुअल में लिखना कैसे है। मामला कंटेंट की लड़ाई नहीं है आज के दिन में, आज के दिन में लड़ाई लिखने की। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री पर और हिस्ट्री के टॉपिक चल रहे हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हमने आपको अपनी पहले क्लास में हमने आपको कुछ चीजें बताई थी, उस चीज को एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या क्या है, हिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या। ठीक है, तो जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आपको पता है हिस्ट्री जीएस के पेपर 1 का हिस्सा है। जीएस पेपर 1 में आपको 5 सवाल आएंगे, 5 में आपको 3 सॉल्व करने हैं। हमने आपको पहले भी कहा कि हर सवाल के 38 मार्क्स हैं, 38 में से आपको 3 सवाल सॉल्व करने हैं, मतलब 114 मार्क्स। और जितने भी सिलेक्ट करने वाले कैंडिडेट हैं वो ऑलमोस्ट इस 114 मार्क्स में 80 प्लस लेकर के आते हैं। किसी किसी के 88 भी होते हैं, किसी किसी के 90 भी होते हैं। मतलब ये सेक्शन है जो आपको 70 से 80% मार्क्स दे जाएगा। ये क्यों देता है मार्क्स? क्योंकि ये सेक्शन स्टैटिक है। स्टैटिक क्यों है? क्योंकि बीपीएससी वाले सवाल को रिपीट करते हैं। रिपीट क्यों करते हैं? क्योंकि बीपीएससी ने सिलेबस में उसी टॉपिक को लिखा है जो टॉपिक ऑलरेडी बीपीएससी सवाल पूछता है और बीपीएससी टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, वो टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक आपको पढ़ना आर्ट एंड कल्चर। आर्टिकल्चर में आपसे बीपीएससी 4 टॉपिक पूछ रहा है। पहला टॉपिक आपसे पूछ रहा है पाल कला, दूसरा आपसे पूछ रहा है पटना कलम, तीसरा आपसे पूछ रहा है मौर्यन आर्किटेक्चर और चौथा आपसे पूछ रहा है मधुबनी। मधुबनी का नाम नहीं लिखा है लेकिन मधुबनी भी आपको तैयार करना है। ये 4 टॉपिक कितने हैं? आर्ट एंड कल्चर। और इस 4 टॉपिक से एक सवाल आते ही है। जब आते हैं एक सवाल तो है तो इसको इतना बढ़िया से तैयार कर लीजिए कि भैया तुम कुछ भी पूछो इसमें हम इतने बेहतर उत्तर लिखेंगे कि तुम्हें मार्क्स देने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी से तैयारी करनी है। दूसरा, चूंकि अंग्रेज भारत में आए, नेशनल मूवमेंट चालू हुआ, उस नेशनल मूवमेंट सबसे बड़ा मूवमेंट था ट्राइबल मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? ट्राइबल ने अंग्रेजों के इंटरफेरेंस के कारण अपने आजादी की लड़ाई लड़ी। सबसे पहले भारत में अगर आजादी की लड़ाई लड़ी जाती है, अपने क्षेत्र में स्वराज स्टैब्लिशमेंट के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, तो वो लोग ट्राइबल्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह था आपके लिए संथाल, जो संथाल की क्रांति से भी पहले विद्रोह हुआ। उसके बाद दूसरा विद्रोह था मुंडा। इन दोनों का उद्देश्य यही था कि आप स्वराज की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं, आप फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत कांग्रेस की आजादी की लड़ाई 1885 के बाद चालू होती है, जबकि ये ट्राइबल लड़ाई इससे पहले शुरू हो चुकी है। तो ये कौन से ट्राइबल लड़ाई है? बीपीएससी बोलता है संथाल और मुंडा से पूछेंगे। इसके रीजंस क्या है, इसके आउटकम्स क्या है, इसके भविष्य के आंदोलनों पर क्या प्रभाव पड़ा, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये आपको तैयार होना चाहिए। और यह रहता है कि ट्राइबल विद्रोह से भी बीपीएससी सवाल पूछता है। तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक आपको कुछ पर्सनालिटी से बीपीएससी सवाल पूछता है नेशनल मूवमेंट के। बीपीएससी ने स्पष्ट लिखा है कि हम नेहरू पे सवाल पूछेंगे, बीपीएससी ने स्पष्ट पूछा है कि हम गांधी से सवाल पूछेंगे और बीपीएससी ने स्पष्ट पूछा है कि हम टैगोर से सवाल पूछेंगे। तो ये 3 कैरेक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 कैरेक्टर के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इनके रोल पता होने चाहिए, इनका योगदान पता होना चाहिए और इनकी आइडियाज जो है नेशनल मूवमेंट के लिए या नेशन के लिए या इंटरनेशनल पीस के लिए, अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए आपको पता होना चाहिए। और बीपीएससी यहां से सवाल पूछता है। तो पर्सनालिटी आपको कितने तैयार करने हैं? 3। नेक्स्ट, चौथा डायमेंशन आपको पढ़ता है कि बिहार में वेस्टर्न एजुकेशन आया, पश्चिमी शिक्षा आई। पश्चिमी शिक्षा ने बिहार के पूरे सिस्टम को चेंज किया। तो पश्चिमी शिक्षा का पैटर्न क्या था? कौन कौन से क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा आई? क्या टेक्निकल क्षेत्र में आई, मेडिकल क्षेत्र में आई, इंजीनियरिंग क्षेत्रों में आई, आईटीआई के रूप में आई, प्रशिक्षण केंद्र के रूप में आई? तो कौन कौन से वो वेस्टर्न एजुकेशन का एरिया था और उसका प्रभाव बिहार में क्या हुआ, बीपीएससी सिलेबस में लिखा हुआ और इससे सवाल पूछे जाते हैं। और 5वां टॉपिक आपको है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि जो नेशनल मूवमेंट हुआ, इस नेशनल मूवमेंट में भारत की आजादी की लड़ाई 1885 से शुरू होती है और 1947 में लड़ाई खत्म होती है।
तो ये नेशनल मूवमेंट का जो बड़ा वाला एरिया है, इस एरिया में बीपीएससी सिलेक्टिव सवाल पूछता है। इस सवाल में सबसे पहले आपके लिए क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भारत की आजादी का सबसे लास्ट मूवमेंट था, इसके बारे में बीपीएससी ने लिखा है कि हम इसे सवाल पूछेंगे। इसके साथ साथ इसमें कई सारे फार्मर रिवोल्ट हुए, किसान विद्रोह हुए, जिससे बीपीएससी सवाल पूछता है। और तीसरा होता है कि भारत में नेशनलिज्म का जो ओरिजिन हुआ, नेशनलिज्म का जो उदय हुआ, इसके बारे में बीपीएससी सवाल पूछने की क्या है पॉसिबिलिटीज है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। हर टॉपिक आपके 2 पेज में तैयार होने चाहिए। अगर आप कुछ इसमें नहीं भी किए, लेकिन अगर आप आर्ट एंड कल्चर कर लिए, आप ट्राइबल कर लिए, आप पर्सनालिटी कर लिए, आप वेस्टर्न एजुकेशन कर लिए, इसकी गारंटी रखिए कि आप 5 में से 2 से 2.5 सवाल करने में सक्षम होंगे। हो सकता है 5 में से 3 भी आ जाए, क्योंकि ऐसा कई बार पैटर्न हुआ कि बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर से एक पूछ लिया, एक ट्राइबल से पूछ लिया और एक आपको वेस्टर्न एजुकेशन से पूछ लिया। एक टॉपिक और छूटा हुआ इसमें, 1857 की क्रांति, 1857 का रिवॉल्यूशन, और इसमें कुंवर सिंह का योगदान। तो ये टॉपिक्स हैं, इसके बाहर मत पढ़िए। देखिए, आने वाला सवाल तो कुछ भी आ सकता है। 5 में से 3 सवाल आपको करने हैं, तो आप 3 सवाल को इतना पुख्ता करके जाइए ताकि एग्जाम में आप अधिक से अधिक स्कोर को ले आइए। ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स आपके हो गए हैं। वो टॉपिक्स आपकी क्या है? पाल हो गया है, पटना कलम कला हो गया है, अभी बात करेंगे मौर्यन की, अभी बात करेंगे मधुबनी की, ठीक है। आपका संथाल हो गया, उसके बाद करेंगे मुंडा की। धीरे धीरे आपके टॉपिक्स आपके पास आते चलेंगे और इतिहास में आप कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा, तभी आप जाकर के अधिक से अधिक क्या कर पाएंगे, मार्क्स लेकर के आएंगे। मतलब समझिए, नॉलेज की लड़ाई नहीं है, स्ट्रैटेजी की लड़ाई है। और स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है? इस टॉपिक्स पे बनानी है। इस टॉपिक्स पे आपको 2 पेज के नोट्स बनाने हैं, सिंगल सिंगल, और उसको 10 बार 15 बार रिवाइज करना है और बीपीएससी के पूछे गए पैटर्न पर प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आप अधिक से अधिक मार्क्स को एग्जाम में ग्रैप्स कर सकें। ठीक है, सीधी सी बात है, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं। चलिए, आज हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के, आर्ट एंड कल्चर के कौन से टॉपिक पर? मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आपको पता है कला और संस्कृति क्या होती है? क्योंकि ये मौर्यन आर्ट है। कला मानव की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है कि जब आपका पेट भरा होता है, जब आपके बदन में कपड़े होते हैं, जब आपके पास घर होता है, तो आपका दिमाग क्रिएटिव होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप जीवन की बहुत सारी लड़ाई से जीत चुके हैं। और जब क्रिएटिव होता है तो आप नई नई चीजें बनाने का प्रयास करते हैं, और नई नई चीजें जब बनाते हैं और वह चीजें जब समाज के लिए उपयोगी होती है तो वो आर्ट का हिस्सा हो जाती है। तो भारत में इतिहास की समृद्धि बहुत प्राचीन काल से रही है। भारत में विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता पाई गई हड़प्पन सिविलाइजेशन, और भारत में कला की भी शुरुआत हड़प्पन सिविलाइजेशन से होती है। भारत में हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी कला के रूप थे। जैसे आप कई सारे केव्स में पेंटिंग देखेंगे, जैसे भीमबेटका, वो भी कला का एक महत्वपूर्ण रूप है। लेकिन कला की व्यवस्थित शुरुआत मौर्य काल से होती है। हड़प्पा काल में भी कला के रूप हैं, लेकिन हमें खुदाई से साक्ष्य मिले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा साक्ष्य में एविडेंस प्राप्त नहीं हुए हैं। एक अनुमान के आधार पर हम कहते हैं कि हड़प्पावासी कला प्रेमी थे। हड़प्पा के बाद भारत में वैदिक काल आता है। वैदिक काल फिर से ग्रामीण काल होता है, लोग झोपड़ी में रहते हैं। भारत में वेदों की रचना की जाती है और भारत का समाज एक समृद्ध समाज बनने की ओर है, लेकिन कला संस्कृति के रूप विकसित नहीं हुए हैं। भारत में उसके बाद लेटर वैदिक काल आता है। लेटर वैदिक काल में वही ग्रामीण परंपरा है, लेकिन धीरे धीरे भारत में राजतंत्र प्रणाली का विकास होता है। 16 महाजनपद विकसित होते हैं। 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली होता है। मगध के बाद भारत में जो भी सत्ता प्रणाली आएगी, एक समृद्ध सत्ता प्रणाली आएगी, और उस कारण भारत में कला संस्कृति का विकास भी सबसे ज्यादा होगा। मगध के बाद भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ती है, और यह मौर्य साम्राज्य का केंद्र बिहार है। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी है, राजगिरी उसकी राजधानी है, और इस मौर्य साम्राज्य से संपूर्ण भारत पर शासन चलाए जाता है। आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, आपने नाम सुना होगा सम्राट अशोक का, आपने नाम सुना होगा कौटिल्य का। ये सारे किससे जुड़े हुए हैं? मौर्य काल से जुड़े। मौर्य साम्राज्य, हमें इस समय के जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर विकसित हुए, इसके बारे में एक ओवरव्यू बनाना है, ताकि सवाल को आप अच्छे से क्या कर सके, सॉल्व कर सके। उद्देश्य क्या है? सवाल को सॉल्व करना। जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में मार्क्स लेकर के आप। ठीक है, तो हम लोग को जानना है मौर्यन इंपायर के बारे में नहीं, मौर्यन इंपायर के द्वारा विकसित किया गया आर्ट एंड कल्चर। आप खुद देखिए उस समय का मौर्य साम्राज्य कितना ज्यादा विकसित था। आप खुद देखिए, ये आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया है, या आज का बांग्लादेश वाला एरिया है। साउथ इंडिया और भारत में इतने बड़े क्षेत्र में शासन करने के लिए मौर्य साम्राज्य उस समय का सबसे एंशिएंट साम्राज्य हुआ करता। आपको ये फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये सम्राट अशोक हैं, यह
मौर्य साम्राज्य की नींव रखने वाले कौटिल्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। ठीक है, ये आप इतिहास में पढ़िएगा, लेकिन हमारा मेन एंगल है मौर्यन आर्ट एंड कल्चर। जब मौर्यन आर्ट एंड कल्चर की हम लोग बात करेंगे तो हमको इस आर्ट एंड कल्चर को एक डायग्राम में समझना है कि भैया है क्या। देखिए, कला जो होती है एक मूर्त होती है, एक अमूर्त होती है। मूर्त मतलब विजिबल, टेंजिबल। एक अमूर्त होती है मतलब इनटेंजिबल। मूर्त मतलब जिसको आप स्पर्श करके, आप देख करके, आप छू करके एहसास कर सकते हैं, और इनटेंजिबल मतलब जब वो प्रदर्शन किया जाएगा तभी आप उस चीज को देख सकते हैं। अगर सामान्य से बातों में कहें तो मौर्य कला को हमने दो भागों में बांट दिया, एक मूर्त टेंजिबल और एक इनटेंजिबल अमूर्त। मूर्त मतलब जिसको आप देख सकते हैं। जब आप मूर्त की बात करते हैं, मूर्त में भी मौर्य काल में दो तरह से डिवाइड हुआ। एक, राजाओं ने उस कला को विकसित हुआ, इसलिए कहा गया राज की कला। यह कला राजाओं के द्वारा विकसित की गई, साम्राज्यों के द्वारा विकसित की गई, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए और अपने क्षेत्र में दिखाने के लिए कि उस क्षेत्र कला में कितना विकसित हुआ है। साथ साथ यह कला लोक कला के रूप में दिखाई देती है। आम जीवन ने उस कला को अपना अभिन्न बना लिया और समाज के व्यापक लोगों ने इस कला को बनाने का प्रयास किया। तो यह राज की कला और लोक कला हो जाएगी। जब हम राज कला की बात करेंगे मूर्त रूप में, तो सबसे इंपॉर्टेंट कला है इस समय का चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित किया गया राजप्रसाद, जो उसकी हवेली थी। राजा का जो महल हुआ करता था, यह आज भी कुम्हड़ार में मिलता है। कुम्हड़ार में आज भी यह जमीन के नीचे दबा हुआ है। खुदाई से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं पिलर्स में। यह भवन उस समय का इतना समृद्ध भवन था कि बाहर के जो आए भारत में घूमने के लिए, उन्होंने कहा कि यह देवों के द्वारा निर्मित है। आप सोचिए, बाहर के लोग इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, कितना विशाल और कितना भव्य रहा होगा यह राजप्रसाद। यह उस समय का एक महान आर्किटेक्चर माना जाता है, जिसे मौर्य साम्राज्य के केंद्र पर यह अवस्थित था। साथ साथ राज की कला में पाटलिपुत्र जैसे नगर का निर्माण किया गया, शहर बसाए गए, उस शहर को चारों ओर किले से ढका गया, उस किले में प्रवेश के लिए द्वार बनाए गए, उस किले की सुरक्षा के लिए चारों ओर गड्ढे किए गए। साथ साथ उस किले में रक्षा प्राचीर में कई सारे क्षेत्र थे जहां से देखा जाता था कि भैया कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस नगर के अंदर बाग बनाए गए, बाजार लगता था, लोगों के घर हुआ करते थे। इतना खूबसूरत शहर बना दिया पाटलिपुत्र, तो यह नगर भी कला के रूप में हमारे लिए क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सम्राट अशोक, जिन्होंने मौर्य काल के कला को एक नवीन ऊंचाई दी, और कला में उसने पाषाण के पत्थरों का प्रयोग किया, जिससे मौर्य कला चिरस्थायी बन गई और आज भी हमें दिखाई देती है। तो सम्राट अशोक के द्वारा जो राज्य कला विकसित की गई, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने है स्तूप। बौद्ध धर्म का यह महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है। तो स्तूप हमको जानना है कि ये स्तूपा क्या होते हैं, मौर्य कला में कौन कौन से स्तूपा बने। साथ साथ सम्राट अशोक ने मौर्य काल में कई सारे मौर्यन पिलर्स बनाए, जिसे कहा गया स्तंभ। ये स्तंभ खड़े किए गए, और स्तंभ के द्वारा राजा अपने मैसेज को समाज में देने का प्रयास करता था, और स्तंभ के द्वारा अशोक अपनी शक्ति को समाज में दिखाता था। और यही स्तंभ हमें बताते हैं कि मौर्य साम्राज्य का एरिया कितना विकसित था, क्योंकि जहां जहां मौर्य साम्राज्य का विकास हुआ, जहां जहां मौर्य साम्राज्य की पकड़ हुई, वहां वहां इस स्तंभों को लगाया गया। तो राजा अपने क्षेत्र के बारे में लोगों को बता रहा है, और राजा अपने आदेश को समाज में बता रहा है। तो क्या क्या हो गए, स्तूप हो गए, स्तंभ हो गए, राजप्रसाद हो गया, नगर हो गया। इसके साथ साथ मौर्य काल में अशोक के द्वारा कई सारे केव आर्किटेक्चर विकसित किए गए, गुफा स्थापत्य। आज भी नागार्जुनकोंडा और बलावर में ये गुफाएं हमें मिलती है, जाके आप देख सकते हैं। और ये गुफाएं, सोचिए, पहाड़ को चीर करके बना दिया, पहाड़ के अंदर छेद करके बना दिया। उतनी आधुनिक तकनीकें नहीं थी, सोचिए कितनी उन्नत उस समय के कलाकार रहे होंगे। तो ये गुहा स्थापत्य भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से गुहा स्थापत्य हैं, कौन कौन से केव आर्किटेक्चर है मौर्य काल में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से होगा, याद रखिएगा, राजप्रसाद, नगर, स्तूप, स्तंभ, केव आर्किटेक्चर। उसके बाद मौर्य काल में कई सारे स्कल्पचर विकसित किए गए, मूर्तिकला विकसित की गई। यह मूर्तिकला मॉडर्न पिलर्स में भी लगाई गई। यह मूर्तियां बड़ी बड़ी विशाल 7-7, 10-10 फीट की भी बनाई गई।
यह मूर्तियां कांसे की, धातु की भी बनी, मेटल्स की बनी, यह मूर्तियां पाषाण की भी बनी, और यह मूर्तियां मिट्टी की भी बनी। इतने सारे मूर्तियां हमको प्राप्त होते हैं मौर्य काल के। हम ये कह सकते हैं इस कल्चर में भी मौर्य काल एक अपना एक अभूतपूर्व स्थान रखता। तो आप डिवाइड कीजिएगा, इतनी बातें आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखनी है। इसके बारे में 4-4 बातें लिखनी है। इसके बारे में, राजप्रसाद के बारे में, नगर के बारे में, स्तंभ के बारे में, स्तूप के बारे में, केव्स के बारे में, मूर्तिकला के बारे में। तो आपके डायमेंशन क्या, वो छूटेंगे नहीं। तो ये बड़ा आर्किटेक्चर पहले पकड़िए, ठीक है। उसके बाद हमको जानना है लोक कला के रूप में जो समाज में लोग मूर्तियां बनाते थे, लोग भी मूर्तियां बनाते थे, और यह मूर्तियां जनरली सेलखड़ी की होती थी, मेटल्स की होती थी। एक धौली में एक हाथी बनाया गया पहाड़ को चीर करके, और धौली आपको उड़ीसा में आज पड़ता है। यह आपको आज भी कला का एक अद्भुत नमूना है। तो आम जीवन में जब कला के रूप होते हैं तो लोग कला को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, कला को अपने से जोड़ते हैं। और लोग जब अपने से कुछ बनाते हैं जिसको आप देख सकते हैं, तो वह मूर्त कला लोक कला का उदाहरण होती है। साथ साथ लोगों ने यहां पर कई सारे मृद भांड बनाए, पॉटरी बनाई, मिट्टी की पॉटरी। यह भी कला का रूप है, क्योंकि यह आपके आम जीवन से जुड़ा हुआ है। यह पॉटरी नक्काशीदार होती थी, डाइवर्सिफाइड होती थी। तो यह भी कला के क्या हो गए, रूप हो गए। तो यह मौर्य कला के, मूर्त कला के क्या हो गए, टाइप्स हो। और मौर्य कला का जो अमूर्त कला है, जो इनविजिबल है, लेकिन उसको तब देखा जा सकता है जब वो प्रदर्शन किया जाए, जैसे नृत्य, जैसे नाटक, डांस, ड्रामा, जैसे संगीत, म्यूजिक। ये सारे भी मौर्य कला में विकसित हुए थे। अर्थशास्त्र में चर्चा की जाती है कि प्रबंध समारोह होता था, और प्रबंध समारोह में ये सारे कार्यक्रम होते थे। समाज में जो इस तरह की कला को प्रदर्शित करते थे उनको मौका दिया जाता था, उन कलाओं को सम्मान दिया जाता था। तो मौर्य काल न सिर्फ मूर्त कला में बल्कि अमूर्त कला में भी क्या था, उन्नत था। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको डायग्राम पकड़ना है कि भैया हमको हर डायग्राम को छूने हैं। ये डायग्राम क्या हो गए, मूर्त और अमूर्त के। मूर्त में क्या हो गया, राजकीय कला और लोक कला। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद रहना चाहिए। चलिए कुछ फोटोज को देखा जाए। कुछ फोटोज को देखा जाए। देखिए ये क्या है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद है। राजप्रसाद कुम्हरार पार्क बना दिया गया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत सुरक्षित है। ये हमें पिलर्स मिले हैं। ये पिलर्स किसके हैं, राजप्रसाद के। लेकिन यह राजप्रसाद जनरली लकड़ी का बना था। आपको पता है कि पाटलिपुत्र में नम जलवायु पाई जाती है। समय के साथ लकड़ी का ढांचा क्या हो गया, नष्ट हो गया। ये क्या है, ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए पिलर्स हैं, स्तंभ हैं। ऐसे स्तंभ भारत में कई जगह हमें मिले। हमें सारनाथ का स्तंभ, उस सारनाथ के स्तंभ में बना हुआ शीर्ष पर शेर, और यह शेर भारत का राज के चिन्ह बना हुआ है। सोचिए आप कितनी बड़ी उपलब्धि है। बताइए उस समय का बना हुआ राज के चिन्ह, आज से करीब 2000 साल पहले बना हुआ राज के चिन्ह आज भी हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, और आज हमने उसको सर्वोच्च दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, स्तूप है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। स्तूप आपको पढ़ना है कि कौन कौन से स्तूप बने, कैसे बने, क्या इनका रोल है, इसके पार्ट्स क्या क्या है। ये देखिए, ये आपको उस समय का स्तूप है, धर्मराजी का स्तूप जो सारनाथ में मिलता है। ये भी सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया और मौर्य काल का एक अद्भुत नमूना है। ये क्या हो गया, केव आर्किटेक्चर। ये कहां मिलता है, बराबर में नागार्जुनिकोंडा में। ये केव्स हैं, इसके अंदर आपको रूम्स बना दिए गए। इस रूम्स में जो समाज के योगी हैं, संत हैं, वो लोग जाकर के मेडिटेट करते थे, अपने नॉलेज को बढ़ाते थे, और वो समाज को फिर से नॉलेज देने का प्रयास करते थे। तो बताइए, राजा समाज में संत, राजा समाज में साधु, राजा समाज में जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसके बारे में भी कितना सोचता है। तो यह है मौर्य काल की समृद्धि का। यह देखिए मूर्ति कला, सारनाथ का मूर्ति, सारनाथ का शेर हमारे लिए प्रतिबिंब है राष्ट्र का। ये स्त्री रत्न है। और मौर्य काल में कलाकारों की निपुणता देखिए कि इतने उन्नत तरीके से उसने मूर्तियों को उकेरा। ये आपको उस समय के पत्थर की मूर्तियां हमें मिली है। ये परखम है, यक्ष है। ये आपको रामपुरवा का सांड है। अब देखिए स्तंभ पे बनाए गए सांड कितने उन्नत दिखाई देते हैं। आप इसको देखिएगा हर एंगल से। ये राष्ट्रपति भवन पे लगाया गया है। और ये आपको धौली का हाथी है जो हमने कहा लोगों ने इसको बनाया। ये भी कितना बेहतरीन है। आधा काट के पहाड़ को चीर करके लोगों ने बना दिया। आसान नहीं था क्योंकि उस समय उतने मशीनरी विकसित नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसमें एक भी कमी नहीं निकाल सकते हैं। आप इसमें कमी निकाल सकते हैं, आप खुद बताइए। इस फोटो में आप देखिए कौन सी कमी आपको दिखाई दे रही है, कोई भी कमी नहीं निकाल सकते हैं।
कि भैया कि इसमें ये कलाकार ने कमी कर दी, क्योंकि इतनी निपुणता से बनाया गया। तो कलाकार कितने निपुण रहे होंगे। कलाकार निपुण इसीलिए थे क्योंकि उन्होंने, राजाओं ने उनको संरक्षण दिया, राजाओं ने उनको प्रमोट किया और समाज समृद्ध था। ठीक है, तो ये सारे क्या है, मौर्य काल के कुछ फोटोज, इमेजेस, जिसके माध्यम से एक पिक्चर बनाने का प्रयास किया गया। तो मौर्य कला का जब कला आ जाएगा तो उसको बांटिएगा मूर्त और अमूर्त। मूर्त में बांट दीजिएगा राजप्रसाद बनाया गया, मूर्त में बांट दीजिएगा स्तंभ बनाए गए, स्तूप बनाए गए, मूर्त में बांट दीजिएगा कि भैया गुफा बनाया गया, मूर्तिकला बनाए गए। इस सारे टाइप बांट डिवाइड कर। अमूर्त में बांट दीजिएगा कि भैया नृत्य भी होता था, संगीत भी होता था, लोग कला प्रेमी भी थे, नाटक भी होता था, तो ये आपको अमूर्त में आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोक कलाएं भी थी। हमने कहा लोक कला में मूर्तिकला बनती थी, मृदभान बनते थे और लोग अपने जीवन को बेहतर करने का प्रयास करते थे। ठीक है, अब आगे एक एक करके समझा जाए, एक एक करके समझा जाए कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राजप्रसाद। राजप्रसाद जब आप लिखिएगा दो तीन बातें, तो क्या क्या लिखना है इसमें, ये कहां मिला हमें, कुम्हरार। कुम्हरार कहां है, पटना में, पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में मौर्य काल की क्या राजधानी हुआ करती थी। और यह जो राजप्रसाद जो बना हुआ था, इसमें कई सारे पिलर्स थे। यह एक मंजिला नहीं, कई बहुमंजिला इमारत थी। और इस पिलर्स पे जो भी ढांचा था वो लकड़ी का हुआ करता था, वुडन हुआ करता था। तो ये लकड़ी और स्टोन, पत्थर से बना हुआ स्ट्रक्चर था। स्टोन क्या थे, बलुआ पत्थर। स्टोन तो समय के साथ मिल गए हमें, लेकिन ये लकड़ी नहीं मिल पाया, क्योंकि हमने कहा कि ये इतनी नमयुक्त जलवायु है, इतना आपको वेट एरिया है, जिससे लकड़ी समय के साथ क्या हो गई, खत्म हो गई। इसलिए हमें पाषाण के पत्थर तो मिले, लेकिन हमें ये लकड़ी का स्ट्रक्चर नहीं मिला। फाहियान, मेगास्थनीज, एरियन जैसे लोग इसकी चर्चा करते हैं। फाहियान करता है कि यह देवों के द्वारा निर्मित है, ऐसा दिखाई देता है। सोचिए, फाहियान भारत आया घूमने के लिए, इसको उसने देखा, इसकी तारीफ करते नहीं थकता है कि भैया इसको देवदूतों ने बनाया, ऐसा प्रतीक होता है। एरियन कहता है कि यूरोप में जितने महल हैं, उस महल से काफी सुंदर यह महल है। और मेगास्थनीज भी इसकी तारीफ करता है अपनी पुस्तक इंडिका में। तो तीन नामों को क्या क्या पता होना चाहिए। एरियन बिल्कुल लिखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, फाहियान, और तीसरा आप लिखिएगा मेगस। एग्जाम में जब लिखते हैं तो मार्क्स मिलते हैं। खाली आप लिखिएगा राजप्रसाद कुम्हरार में मिला, लकड़ी और पाषाण का बना हुआ था, और यह पाषाण बलुआ पत्थर हुआ करते थे, और इसमें पॉलिश हुआ करती थी। नमयुक्त जलवायु के कारण हमें यह स्ट्रक्चर तो नहीं मिला, लेकिन हमें पाषाण के पत्थर मिले खुदाई के दौरान, और ये पत्थर आज भी सुरक्षित है। ये बात तो अब लिखते हैं, लेकिन अगर आप ये लिख दीजिएगा कि फाहियान कहता है कि यह देवदूतों द्वारा निर्मित है, एरियन कहता है कि यह यूरोप में बनाए गए महलों से काफी सुंदर है, और मेगास्थनीज इसकी प्रशंसा करते नहीं थकता अपनी पुस्तक इंडिका में, तो उत्तर थोड़ा सा वैलिडेट हो जाता है। मार्क्स लेकर के आने हैं। राजप्रसाद के बारे में लिखिएगा तो ये तीनों के बारे में चर्चा कीजिएगा, और कुछ बिंदु आप लिख दीजिएगा, जिससे आपके राजप्रसाद का कहानी खत्म हो जाएगा। स्पेशली सवाल राजप्रसाद पे नहीं आएंगे। तो ये मौर्य काल में बने हुए राजप्रसाद की क्या हो गए, बातें हो गई। दूसरा देखते हैं, दूसरा राजप्रसाद के बाद नगर, शहर। और कौन से शहर बसाए गए, पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज इस शहर की डिटेलिंग चर्चा करता है अपनी पुस्तक इंडिका में। क्या चर्चा करता है कि यह शहर चारों ओर से रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, बीच में शहर हुआ करता था पाटलिपुत्र। इस रक्षा प्राचीर में एंट्री करने के लिए कई सारे द्वार बने हुए थे। इस द्वार की सुरक्षा के लिए कई सारे द्वारपाल थे, और इसके रक्षा प्राचीर के चारों ओर क्या बनी होती थी, खाई बनी होती थी, ताकि शत्रु अगर आए तो पहले उसका सामना खाई से हो। साथ साथ रक्षा प्राचीर में कई सारे छिद्र हुआ करते थे। इस छिद्र के द्वारा नजर रखी जाती थी कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, सुरक्षा के लिए। और शहर के अंदर सुंदर सुंदर बागान हुआ करते थे, लोगों के घर हुआ करते थे। एक प्लान तरीके से शहर को बसाया गया था पाटलिपुत्र शहर। समय के साथ हमें रक्षा प्राचीर आज भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं। पटना में कई सारी पहाड़ी हैं, जैसे भिंगना पहाड़ी, जैसे पहाड़ी नाम का जगह ही है, ये पहाड़ी में ही किले बने हुए थे पूरे। कई सारे साम्राज्य हैं, ये आज भी खंडर अवस्था में हमें कहीं कहीं मिलता है, लेकिन इसके साक्ष्य हमें बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। और इसी रक्षा प्राचीर के अंदर ही क्या था, वो राजप्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया। मेगास्थनीज कहता है इतना सुंदर और इतना बेहतरीन शहर प्लानिंग हमने नहीं देखा। यह मौर्य काल की कलात्मक परिपक्वता को दिखाता है।
कि लोगों ने इतने सुंदर कला को क्या कर दिया, विकसित कर दिया। तो ये क्या हो गया, नगर नियोजन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहना चाहिए यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तीसरा एंगल। पहला हमने कौन सा एंगल बात की, राजप्रसाद। दूसरा कौन सी बात की, नगर। तीसरा हम लोग बात करेंगे स्तंभ के बारे में। किसके बारे में, मौर्यकालीन स्तंभ के बारे में, पिलर्स। तो आपको क्या लिखना है स्तंभ के बारे में, कि मौर्यकालीन स्तंभ सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए। किसके द्वारा थे, ये बलुआ पत्थर, रेड स्टोन। ये बलुआ पत्थर लाए कहां से गए, चुनार से लाए गए। और चुनार कहां पर है, मिर्जापुर यूपी में। इतनी बात आपको लिखनी है। आपको फिर ये लिखना है कि यह स्तंभ चमकदार पॉलिश से युक्त है, इसे पॉलिश की गई है, और इस पॉलिश के कारण इस स्तंभ को देखने की खूबसूरती और अच्छी लगती है, इतना ब्यूटीफुल लगता है, और आज भी इसकी चमक विद्यमान है। सोचिए प्राचीन काल में लोग कितने निपुण थे कि उस पॉलिश को, रासायनिक गुण को आज भी हम लोग नहीं समझ पाए। आज हम लोग चमकाते हैं, घर चमकाते हैं, मकान चमकाते हैं, पिलर्स को चमकाते हैं, लेकिन उतना लंबा समय तक सस्टेन नहीं करता है। लेकिन उस समय के कलाकार ने जो चमकाया, आज भी हमें वो चमक दिखाई देती है। तो यह चमकदार पॉलिश से युक्त है। साथ साथ भारत के कई क्षेत्रों में यह स्तंभ प्राप्त हुए, जैसे बिहार में लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, बसार। कहां पर है बसार, वैशाली में। जैसे यूपी में सारनाथ, धौली और जोगर कहां पर, उड़ीसा में, कालसी हिमाचल प्रदेश, और एर्रागुडी कहां पर, आंध्र प्रदेश। आपको सब नाम पता होने चाहिए। आंध्र प्रदेश में कौन सा बोला, एर्रागुडी, याद रखिएगा। उड़ीसा में धौली और जोगर, ये सब नाम लिख दीजिएगा तो अच्छा रहता है, मार्क्स मिलते हैं। बिहार में लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज, और साथ में हमने कहा बसार, और यूपी में हमने कहा सारनाथ, और हमने कहा कालसी। कहां पर, हिमालय रीजन में। तो इस जगह में हमें मौर्यकालीन पिलर्स मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। ये पिलर्स सिंगल पिलर नहीं थे, ये पिलर्स के कई सारे पार्ट थे। जैसे मौर्यकालीन पिलर्स है, तो सबसे पहले पिलर का हिस्सा होगा साफ्ट। ये साफ्ट ऊपर जाते जाते पतला होगा, नीचे जाते जाते बड़ा होगा। ये साफ्ट का हिस्सा जमीन में डाल दिया जाएगा, और ये साफ्ट के बाद यहां पर एक उल्टा कमल की आकृति बनाई जाएगी। और यह कमल किस धर्म का प्रतीक है, सनातन परंपरा। तो इस कमल को खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया, किस पर, इस साफ्ट के ऊपर में, ताकि इसकी खूबसूरती बनी रहे। इस कमल के ऊपर एक पीठिका बना दी गई। पीठिका मतलब कि ऊपर में एक आर्किटेक्चर है, जिसके ऊपर शीर्ष पर आप जानवर बनेगा। तो उस जानवर को सपोर्ट देने के लिए इस पीठिका को नक्काशी से उकेर दिया गया। इसमें कई सारी छोटी छोटी आकृतियां उकेर दी गई, जैसे आपको सारनाथ पिलर में दिखाई देता है। चक्र बना दिए, इसमें जानवरों के चिन्ह बना दिए, और सबसे सर्वोच्च पर आपको कोई पशु आकृति उकेर दी गई, एनिमल स्कल्पचर के रूप में। तो यह मॉडर्न पिलर्स कई सारे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। नीचे आपको क्या है, साफ्ट है। यह आपको क्या हो गया, उल्टा कमल हो गया। ये क्या हो गया, पीठिका हो गई। और ये क्या हो गया, शीर्ष पर आपको आकृति किसकी हो गई, पशु की। आप सोचिए, ये साफ्ट सिंगल है, एकाश्म है, कोई जोड़ नहीं है बीच में। आप सोचिए, खुद सोचिए, ये पत्थर को काट के लाना पहाड़ से, चुनार से, इस पत्थर को कला का रूप देना, फिर उसको एक तरह से जोड़ना, सब चीजों को जोड़ना, फिर इसको उस जगह ले जाना जहां पर यह लगेगा। क्या आसान काम था क्या, आज से 2500 साल पहले? नहीं। यह स्तंभ खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, और यह स्तंभ में अशोक ने शिलालेख लिख दिए, कुछ लेख लिख दिए, और ये लेख लोगों को संदेश दे रहा है कि भाई साहब, राजा तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, भाई साहब, राजा अशोक क्या मैसेज देना चाहता है, और तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। इसी शिलालेख में अशोक धर्म की बात करता है। अशोक ये कहता है कि अगर आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और दूसरे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है आप अपने धर्म का खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं। अशोक कहता है कि आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए,
गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, नैतिक कार्य करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें लिखता है इस स्तंभ में और लोगों को बताता है कि राज्य आपसे ये एक्सपेक्टेशन कर रहा है जो आपको मूल कर्तव्यों में डाले गए। और साथ साथ इस स्तंभ को काफी ऊंचाई पर लगाया गया, काफी ऊंचा हुआ करता था, लोग दूर से ही देख लेते थे। और शीर्ष पर जो आकृति होती थी शेर की, शेर शक्ति का प्रतिबिंब होता था, लोग उस शक्ति के अधीन रहे। यह मौर्य साम्राज्य का प्रतीक हुआ करता था। तो यह स्तंभ के बारे में आपको डिटेलिंग होनी चाहिए। जब लिखिएगा इतनी बातें आप लिखिएगा। इस स्तंभ में सबसे उन्नत हमारे लिए सारनाथ स्तंभ, और सारनाथ स्तंभ पे सिर पर हमें 4 शेर मिले हैं। चारों दिशाओं में ये शेर हैं। आप सोचिए 4 दिशाओं में 4 शेर क्यों बनाए गए? क्योंकि राजा की शक्ति चारों दिशाओं में है। ये भी भारत है, यहां पर लगा दिया गया, तो इस दिशा में भी शक्ति है, इस दिशा में भी शक्ति है, इस दिशा में भी शक्ति है, इस दिशा में भी शक्ति है। 4 दिशाओं में राजा की शक्ति है। यह शेर चूंकि शक्ति का प्रतिबिंब है। लेकिन सारनाथ के स्तंभ में एक बड़ी अच्छी बात थी कि यष्टि बनाई गई, साफ बनाया गया, पीठिका बनाई गई, 4 शेर बनाए गए और ऊपर में क्या लगा दिया गया? चक्र। और यह चक्र किसका प्रतिबिंब है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। यह चक्र हमें बाद में मिला, बिखरा हुआ मिला, खुदाई के दौरान मिला। कनिंगम का बहुत बड़ा योगदान है। यह चक्र यह दिखाता है कि शेर शक्ति का प्रतिबिंब है, राजा शक्तिशाली है, और चक्र शांति का प्रतिबिंब है, पीस का, और राजा पीस के अधीन है। राजा प्राथमिकता देता है धम्म को, और धम्म किसकी नीति है? बौद्ध धर्म की नीति है। तो मौर्य काल में जो हमें स्तंभ मिले, इसके बारे में आपको डिटेलिंग पता होनी चाहिए। सारनाथ स्तंभ में जो आपको पीठिका है, इसमें आपको चक्र भी मिले हैं, और 4 इसमें जानवर उकेरे गए हैं। बी से बुल, एस से हॉर्स, ई से एलिफेंट, एल से लायन, और चारों गतिशील अवस्था में है। तो ये आपको स्तंभ के बारे में कुछ डिटेलिंग हुई जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, तो आप इसके बारे में क्या करेंगे? लिखेंगे। नेक्स्ट हमने आपको कहा, फोटो भी देखते चलिए। ये क्या हो गया? चतुर्थ मौर्य का राजप्रसाद। ये क्या हो गया? अशोका पिलर्स। ये क्या हो गया? साफ्ट। ये क्या हो गया? उल्टा कमल। ये क्या हो गया? पीठिका। ये क्या हो गया? शीर्ष पर शेर। देखिए ये मोनोलिथिक होता था, कैपिटल, एबकस और एनिमल पार्ट, ठीक है। और इसमें लेख, शिलालेख खुदे हुए होते थे। ये लेख हमें कई सारे मिले हैं, ठीक है। हमें कई सारे लेख मिले हैं, जिसे कालसी हमने कहा, दिल्ली टोपरा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, लुम्बिनी, रामपुरवा, धौली, जौगर, यर्रागुडी। इतने सारे नाम याद नहीं रहते, याद रखिएगा, इतने सारे नाम याद नहीं रहते हैं। कुछ कुछ याद रखिएगा जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने उत्तर को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? स्तंभ के बारे में। अब आइए मौर्यकालीन स्तूप के बारे में। किसके बारे में? स्तूप के बारे में। तो स्तूप के बारे में हमको क्या जानना है? स्तूप बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। स्तूप की शुरुआत अजातशत्रु के काल में हुई, मगध साम्राज्य में। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेषों से अजातशत्रु ने पूरे भारत में 8 जगह स्तूप बनाए। वह स्तूप के साक्ष्य में आज तो नहीं मिलते हैं, लेकिन पिपरवाह में हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं। बाद में सम्राट अशोक ने, कहा जाता है, 84,000 स्तूप का निर्माण किया। सोचिए, चलिए हो सकता है कि 84,000 बहुत बड़ा आंकड़ा लग रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बड़ा चढ़ा के बातें लिख दी गई हो, लेकिन यह बात सच है कि अशोक ने ढेरों स्तूप का निर्माण किया। लेकिन जब इतने स्तूप का निर्माण किए, स्तूप हैं कहां? आज नहीं है। हमें सांची मिलता है, हमें धर्मराजिका मिलता है, अशोक के द्वारा बनाए गए। लेकिन जितनी संख्या लिखी गई है उतने नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि एक शासक था शुंग, पुष्यमित्र शुंग, जिसके काल में कई सारे स्तूपों को समाप्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, और भारत में फिर से सनातन परंपरा को स्थापित करने का प्रयास किया गया। हमें स्तूप जब पढ़ रहे हैं तो हमने समझा ये किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। जब बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है तो यह बौद्ध धर्मावलियों के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। क्यों पवित्र स्थल माना जाता है? क्योंकि इस स्तूप के केंद्र में, इस स्तूप के सेंटर में किसी बौद्ध धर्मगुरु, किसी बौद्ध भिक्षु के शारीरिक अवशेष या उनके द्वारा प्रयोग की गई कुछ वस्तुओं को रखा जाता है। अब इसके आर्किटेक्चर को समझिएगा तब आपको ये समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले स्तूप जो बनता है, पहले अंड होता है। अंड मतलब उल्टा आकृति। इस अंड के बीच में एक शाफ्ट निकाली जाती है, और इस शाफ्ट के नीचे कुछ सामान को रख दिया जाता है बौद्ध भिक्षु से संबंधित, जिसका उसने प्रयोग किया है।
जैसे नाखून को, जैसे बाल को, जैसे उनके द्वारा प्रयोग किए गए कपड़े को, जैसे उनके द्वारा प्रयोग किए गए पुस्तक को, इस पुस्तक को बीच में रख दिया गया। सांप के ऊपर में हर्मिका बनाई जाती है इस तरह का, और हर्मिका के ऊपर में छत्रावली बना दी जाती है। छत्र हैं, ये छत्र हैं, 3 छत्र बना दिए गए। ये छत्र शीर्ष का प्रतिबिंब होता है, क्योंकि ये इनके द्वारा जो प्रयोग की गई वस्तुएं हैं ये शीर्ष वस्तुएं हैं, शिखर को प्रतिबिंब करती है। ये छत्रावलियां बौद्ध धर्म में शांति का प्रतीक है, 3 ही बनाई जाती है। उसके बाद चूंकि ये पवित्र स्थल हो गया, इसको मुख्य भूमि से अलग करने के लिए आप वेदिका बना देते हैं। ये वेदिका है ताकि इस पवित्र स्थल को मेन भूमि से अलग रखा जाए। ये शुद्ध है, ये पवित्र है, ये प्योर है। इस वेदिका में चलने के लिए ये प्रदक्षिणा पथ हो गया, लोग इसमें चक्कर काटते हैं ताकि इसको चल सके, घूम सके, इसको देख सके, इसको एहसास कर सके और पवित्र चीजों को अपनी ओर ले सके, पवित्रता का भाव एहसास हो। साथ साथ इसमें प्रवेश के लिए ये तोरण द्वार है, एंट्री गेट है, इस तरह के प्रवेश द्वार बना दिए गए। आप स्तूप में प्रवेश करेंगे तो ये स्तूप की आकृति हो गई, ये हो गया अंड, ये हो गया हर्मिका, ये हो गई छत्रावलिया, ये हो गई तोरण द्वार, ये हो गई वेदिका, और ये हो गया अंदर में प्रदक्षिणा पथ, जिसमें आप चारों क्या करिएगा, चक्कर लगाइएगा। तो ये आर्किटेक्चर हो गया इसके स्तूप के। ऐसे स्तूप कई सारे बनाए गए। ये स्तूप आज हमें सबसे अच्छे मिलते हैं सांची में, और सांची का स्तूप वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इस स्तूप में मौर्य काल में जो स्तूप बना, स्तूप पत्थर का बना हुआ करता था, पाषाण का हुआ करता था, और बाद में लेटर मौर्य काल में इसमें कई सारे डिजाइनिंग की गई, इसमें नक्काशी की गई, इसमें मूर्तियों को केरा गया। पत्थर की बनी हुई, पहले लकड़ी की वेदिका थी, बाद में उसको पत्थर में कन्वर्ट किया गया, इसको और खूबसूरत और विशाल बनाया गया। और यह स्तूप आज हमारे लिए, भारत के लिए एक विरासत है। सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, धमेय का स्तूप जो गुप्त काल में बना, धर्मराज का स्तूप, यह स्तूप आज हमारे लिए गौरव का प्रतीक है, और विश्व विरासत स्थल में भी यह स्तूप अपना स्थान रखते हैं। और भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का भी बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग इसको देखने आते हैं, विशेष करके ईस्ट एशिया में बहुत सारे बौद्ध धर्मावलंबी लोग जो लोग हैं। तो ये क्या हो गया स्तूप के बारे में। और कहां का आपने हमने कहा, पहला याद रखिएगा, धर्मराजी का कहां है, सारनाथ। सांची का है एमपी में। 2 स्तूप के नाम याद रखिएगा और लिख देना है, बस उसको मोटी मोटी बातें आपको लिख देनी। ये किसके बारे में हो गई, स्तूप के बारे में। नेक्स्ट आइए, मौर्य काल में कई सारी केव्स बने। ये केव्स कैसे हैं, पत्थरों को काट करके बनाए गए। यह भारत में बिहार के नालंदा जिले के, उस समय का नालंदा क्षेत्र हुआ करता था, 2 जगह, एक बराबर की गुफा और दूसरा नागार्जुनी की गुफा। बराबर और नागार्जुनी गुफा में ये कई सारे केव्स बनाए गए, और ये केव्स बनाए गए थे आजीवकों के लिए। आजीवक एक संप्रदाय है, एक सेक्ट है जो समाज में अपने विचार को फैलाने का प्रयास करता है ताकि समाज की समृद्धि हो। उसमें कई सारे सेक्ट उभर रहे थे। तो आजीवकों को, संतों को जगह प्रदान करने के लिए, उनको शांति जगह प्रदान करने के लिए सम्राट अशोक के द्वारा और बाद में उसके पौत्र दशरथ के द्वारा बराबर और नागार्जुन कुंडा में कई सारे आपको केव्स बनाए गए। ये केव्स में एक इंपॉर्टेंट केव्स है हमारे लिए, लोमस ऋषि, कर्ण चौपर, सुदामा गुफा। बस आपको 2-3 नाम पता ही होने चाहिए। अगर आप इस केव्स को देखिएगा, ये केव्स का प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट है। एंट्री गेट को सजाया गया है जिसको कहा जाता है कीर्तिमुख। क्या कहा जाता है, कीर्तिमुख। कीर्तिमुख के द्वारा आप केव्स में एंट्री कीजिएगा, और ये एंट्री में यहां पर रूम बनाए गए, कमरे हैं कई सारे, और रूम किसके हैं, पाषाण के होंगे, और पत्थर से तोड़ा गया। और ये पत्थर कौन सा, बेसाल्ट पत्थर है। और बाद में इसे मौर्यकालीन पॉलिश कर दिया। देखिए आज भी चमक रहा है, देख रहे हैं, चमक दिखाई दे रही है। देखिए चमक देखिए इसकी, क्योंकि इसमें क्या है, मौर्यकालीन पॉलिश की गई जो पाषाण पत्थरों में भी की गई थी।
तो यह आपके लिए केव्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केव्स हमें कहां मिलते हैं? बराबर और नागार्जुनकोंडा में। किस संप्रदाय के लिए? आजीविकों के लिए। दो तीन नाम याद रखने, लोमस ऋषि, सुदामा चौपर, सुदामा और फ्रंटपाट कीर्तिमुख, ये सब नाम लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, नाम से मार्क्स मिलते हैं। क्या आपको पता है या नहीं पता है? ठीक है, ये बातें किसकी हो गई? मौर्यकालीन केव्स के बारे में। नेक्स्ट हमने कहा अगला सेक्शन है मूर्तिकला। मौर्यकालीन मूर्तिकला, मौर्यकालीन स्कल्पचर मौर्यकाल की एक अद्भुत नमूना हमें पेश करता है। इस स्कल्पचर को हमको जानने के लिए हमें क्या क्या जानना है कि मौर्यकाल में जो मूर्तियां बनती थी वो पत्थर की बनती थी, पाषाण की बनती थी, साथ साथ पत्थर के साथ साथ मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां हमें मिली है, और साथ साथ यहां पर कुछ हमें धातु की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, मेटल की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। फिर हमें जानना है कि मौर्यकाल में जो मूर्तियां बनी या आम लोगों ने भी बनाया और साथ साथ राजाओं ने भी बनाया। आम लोगों ने जो मूर्तियां बनाई जनरली वो मृण मूर्तियां हैं, छोटी छोटी मूर्तियां हैं, खिलौने हैं, आवागमन के साधन हैं। लेकिन राजाओं ने जो मूर्तियां बनाई जनरली पत्थर की मूर्तियां बनाई गई, विशाल विशाल पत्थरों को काट करके एकाश्म मूर्तियां हमें बनाई गई। इन मूर्तियों में हमें मौर्यकालीन पॉलिश मिलता है, देख रहे हैं आप, पॉलिशदार है, जिससे मूर्तियां अपनी चमक को बरकरार रखती है, और आज भी यह चमक मूर्तियों में दिखाई देती है, जिससे यह मूर्तियां अपने आप में काफी भव्य दिखाई देती है। नहीं जानना है ये मूर्तियों में अलंकरण मिलता है। अलंकरण मतलब क्या होता है? सुंदरता। देखिए ये मूर्ति है, इसको सुंदर बनाया गया एबेकस के द्वारा, कमल के द्वारा। इसमें कई सारी पशु आकृतियों की दी गई। ये देखिए, ये आपको स्त्री रत्न है, इसके गले में गहना पहना दिया गया, पूरे कपड़े पहनाए गए। आप पीछे से देखिए, सिलवटें निकाली गई कपड़ों में, सुंदर बनाने का प्रयास किया गया ताकि कलाकार अपनी कला को बेहतर तरीके से क्या प्रदर्शित कर सके। साथ साथ मूर्तियां मौर्यकाल में बहुत विशाल हुआ बनती थी। यह मूर्ति 6 फीट 7 फीट की मूर्ति है। विशाल के साथ साथ यह मूर्ति खुले आसमान के नीचे रखी जाती थी ताकि लोग उसको देखें, लोग उसको परिचित हो, इस मूर्तियों से, कलाकार से परिचित हो। तो मौर्यकालीन मूर्ति कला की कई सारी विशेषता हमें देखने को मिलती है। यह मूर्ति पत्थर और मृण मूर्तियां, कुछ कुछ धातु की मूर्तियां आम नागरिक, आम लोगों के साथ साथ राजाओं के द्वारा बनाई गई। मूर्तियों में मौर्यकालीन पॉलिश मिलता है, मूर्तियां अलंकरण प्रधान है, साथ साथ मूर्तियां विशाल हुआ करती थी और खुले आसमान के नीचे मिलती। लिख सकते हैं मोटा मोटी बात। फिर हमको जानना है कुछ मूर्तियों के नाम जो आपको पता होने चाहिए। जैसे यह आपको दीदारगंज की यक्षिणी है। कुछ मूर्तियां मौर्यकालीन स्तंभ पे बनाई गई, जैसे रामपुरवा का सांड, जैसे सारनाथ का 4 शेर। यह आपको पटना के लोहानीपुर में मिली है। कुछ लोग इसको जैन मूर्तियां कहते हैं, पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। तो यह भी आपको लोहानीपुर में मिली हुई 2 जैन मूर्तियां हैं। एक आपको परखम है मथुरा के बगल में, वहां से एक यक्ष की हमें मूर्तियां मिली है। यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह परखम का यक्ष है, रामपुरवा का सांड है, और लोगों के द्वारा बनाई गई यह आपके लिए धातु की मूर्तियां हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। धातु नहीं, यह पहाड़ को काट के बनाई गई है। तो इतनी जब फैक्ट लिखिएगा, परखम का यक्ष लिखिएगा, दीदारगंज की यक्षिणी लिखिएगा जिसे स्थिर रत्न कहा गया। स्तंभ के ऊपर शीर्ष पर जो शेर की आकृति है, जो रामपुरवा का सांड है, इसके बारे में लिखिएगा। लोहानीपुर में 2 जैन मूर्तियां मिली है, धौली का हाथी मिला है। तो उत्तर इस तरह से लिखिएगा तो मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आपने फैक्ट को भी लिख दिया, कॉन्सेप्ट को भी लिख दिया, कुछ 2-3 बातें और लिख दी, तो उत्तर भी अच्छा लगता है दिखने में। घिसी पिटी बातें नहीं लिखनी है। क्वेश्चन उत्तर रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए, उत्तर में नवाचार होना चाहिए, उत्तर में कुछ मैपिंग होनी चाहिए, उत्तर में कुछ फिगर्स होने चाहिए, मार्क्स आपको तभी मिलते हैं। फिर हमने कहा मौर्यकाल में कला को हमने 2 रूप में बांटा, राजकीय कला और लोक कला, या मूर्त और अमूर्त। जब अमूर्त कला की बात करते हैं तो हमने कहा अर्थशास्त्र में एक होता था प्रवहन समारोह। कौन समारोह होता था? यह मीटिंग होती थी, यह समारोह आयोजित किया जाता था राजाओं के द्वारा, और समाज में लोगों को नृत्य, संगीत, अभिनय, जो भी आता हो, डांस, म्यूजिक, आर्ट,
नाटक, ड्रामा, वो लोग आते थे और इस समारोह में अपनी कला को प्रदर्शित करते थे, जो दिखाता था कि समाज में इस तरह के लोगों को भी सम्मान था, इस तरह के भी लोग अवेलेबल थे जो समाज में अपनी कलात्मक प्रदर्शन को दिखाने का प्रयास करते थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मौर्य कला न सिर्फ कला के एक रूप बल्कि विविध रूपों में क्या थी, उन्नत थी, और यह विविध रूपों के कारण मौर्य कला अपने आप में एक अभूतपूर्व स्थान रखती है। और अगर इस काल की कला को अगर आप कुछ पॉइंट में समेट दीजिएगा तो कैसे हमें है कि मौर्य काल की कला पहले विविध थी, डाइवर्सिफाइड थी। विविध मतलब कि यहां पर राजकला के साथ साथ लोक कला भी थी, यहां पर मूर्त कला के साथ साथ अमूर्त कला भी थी। दूसरा, विविध धर्मों से जुड़ी हुई कला बनाई गई, जैसे बौद्ध धर्म, जैसे आजीवन धर्म। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्तंभ है, क्योंकि स्तंभ के ऊपर में जो चक्र बनाए गए सारनाथ स्तंभ पे, वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ प्रतीक है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्तूप है। आजीविकों से जुड़ा हुआ गुहा स्थापत्य है, केव आर्किटेक्चर है। साथ साथ मौर्य कला आपको टॉलरेंस को दिखाती है, सहिष्णुता को दिखाती है, क्योंकि विविध धर्मावली के लोग से जुड़े हुए कला आर्किटेक्चर जब बन रहे हैं तो यह अपने आप में दिखाता है कि राजा कितना सहिष्णु रहा होगा। चौथा, मौर्यकालीन कला जनरली पाषाणों पे, कोई पत्थर पे उकेरी गई, पत्थर लाए गए चुनार से, और ये पत्थर एकाश में जनरली बनाए गए। आप बताइए कलाकार कितने निपुण रहे होंगे कि इन पत्थरों पे उसने ऐसी ऐसी कलाकृतियां उकेर दी जो आज भी हमें दिखाई देती है। इसलिए मौर्य कला चिरस्थायी बन गई, स्टेबल बन गई, और इतनी उन्नत कला जिसे हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस कला का विकास भारत में हुआ। पांचवा, मौर्य काल में मौर्यकालीन पॉलिश मिलती है, चाहे आप स्तूप में देख लीजिए, चाहे आप मूर्तिकला में देख लीजिए, चाहे आप केव में के अंदर बनाए गए कमरों में देख लीजिए, और चाहे आप स्तंभों में देख लीजिए। ये पॉलिश मौर्य कला को और कला से क्या बनाती है, उन्नत बनाती है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। 5 मोटी मोटी बातें हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मौर्य कला पे जो सवाल आते हैं जनरली पूछ देगा आपको सामान्य विशेषता को बताइए, जल्दी आपको कुछ एंगल पे पूछ देगा कि मौर्य कला में राज की कला के बारे में बताइए, फिर पूछ सकता है मौर्य कला का संबंध बौद्ध धर्म से बताइए। तो आप देखिएगा क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत में ज्यादा था, अजातशत्रु के बाद मौर्य धर्म का विस्तार भारत में बहुत ज्यादा हुआ बौद्ध धर्म का, और शासक भी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रेरित हुए, विशेष करके अशोक। और अशोक ने अपनी कलाओं में बौद्ध धर्म को प्राथमिकता देना प्रयास किया ताकि, और साथ साथ वो कलिंग युद्ध के बाद, आप पढ़िएगा कलिंग युद्ध जब इतिहास में पढ़ते हैं, कलिंग युद्ध के बाद उसने युद्ध की नीति को त्याग करके धम्म नीति अपनाया और अपने कला में बौद्ध धर्म की उन चीजों को उकेरने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का प्रभाव सबसे ज्यादा था, महायान शाखा नहीं। महायान शाखा कनिष्क के काल में आती, और हीनयान शाखा में जो आर्किटेक्चर बने, स्तूप बने, स्तंभ बने, उन कलाओं पर बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है, ताकि समाज में वो मैसेज देने का प्रयास कर सके कि अशोक धम्म की नीति को अपनाता है और बौद्ध धर्म के विचार विस्तार को प्रसार करने का प्रयास कर। ठीक है, ये बातें आपको मौर्य कला के बारे में थी। हम अगले वीडियो में मिलेंगे मधुबनी चित्रकला, जिससे आपसे कला का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू आप सभी का। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.